बच्चों, मैं राम प्रकाश सिंह, जीव विज्ञान अध्यापक, कक्षा 10 के जैव प्रक्रम के उत्सर्जन तंत्र के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि समस्त जीवधारी के शरीर में ऐसी ऐसी क्रियाएं चलती हैं जिन क्रियाओं के फलस्वरूप बहुत से वेस्ट पदार्थ बनते हैं, वर्ज्य पदार्थ बनते हैं, जिनका शरीर से त्यागना बहुत ही आवश्यक है। अगर इन पदार्थों को आप शरीर से बाहर नहीं निकालेंगे तो निश्चित रूप से आपके शरीर में बहुत सी विकृतियां आ जाएंगी, तमाम रोगों के आप शिकार हो जाएंगे और अंत में जीवधारी एक दिन मर जाएगा। इन उत्सर्जन की चीज़ों को आप समझिए कि इनका कैसे शरीर से बाहर त्यागा जाता है, उत्सर्जन की प्रक्रिया क्या है। तो उत्सर्जन हमारे शरीर में, जैसे आप श्वसन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, उसका निकालना आवश्यक है। आप भोजन करते हैं, पोषण करते हैं, तमाम से ऐसे पदार्थ बनते हैं जैसे मल है, मूत्र है, विभिन्न प्रकार के ऐसी गैसें हैं जो शरीर से बाहर निकालना आवश्यक है। और अगर हम इनको शरीर से बाहर नहीं निकालेंगे तो हम विभिन्न रोगों के शिकार होंगे। तो इन्हीं वर्ज्य पदार्थों का शरीर से बाहर त्यागने की क्रिया को ही उत्सर्जन कहते हैं, समझ रहे हैं। और मानव शरीर में मुख्य उत्सर्जी अंग वृक्क होता है, किडनी बालकों, जिसको आप वृक्क गुर्दा भी कहते हैं। तो ये हमारा मुख्य उत्सर्जी अंग है। बल्कि आप कह सकते हैं कि हमारे जो जीवधारी हैं इनको उत्सर्जन तंत्र के आधार पर भी बांटा गया है। जैसे नंबर 1 है यूरोटेलिक। यूरोटेलिक का मतलब होता है बच्चों कि बहुत से ऐसे जीवधारी हैं जो यूरिया के रूप में उत्सर्जन करते हैं। जैसे मनुष्य है, मेढक है, हम लोग किसका उत्सर्जन करते हैं? यूरिया, जो घोल के रूप में हमारे शरीर से मूत्र के रूप में बाहर आती है। दूसरा है अमोनियोटेलिक। अमोनियोटेलिक का मतलब इसमें ऐसे जीवधारी आते हैं जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। जैसे आपका प्रोटोजोआ है, जैसे हमारा क्या है? प्रोटोजोआ। तीसरा है यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक में ऐसे जीवधारी आते हैं जो कि अर्ध ठोस के रूप में मूत्र का उत्सर्जन करते हैं। इकाई क्या है, कैसे मानव में उत्सर्जन क्रिया संपन्न होती है, इसके बारे में जाने। इससे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि हमारे शरीर में ऐसे कई अंग हैं जो उत्सर्जन क्रिया में भाग लेते हैं। जैसे आपका त्वचा है, पसीने का उत्सर्जन करती है। आहार नाल में तमाम पिगमेंट्स का उत्सर्जन होता है। आपके फेफड़े से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है और वृक्क से, गुर्दे से आपका यूरिया का उत्सर्जन होता है। तो ये सब हमारे उत्सर्जी अंग हैं जो सहायक अंग के रूप में काम करते हैं। मुख्य उत्सर्जी अंग हमारा एक जोड़ा वृक्क होता है और यह वृक्क हमारे रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ स्थित होता है, एक जोड़े में होता है। दायां वृक्क जो है यह आपके रीढ़ की हड्डी के दाहिने तरफ कुछ ऊंचाई पर होता है, उससे थोड़ा सा नीचे बाएं भाग में बायां जो है ये वृक्क होता है। तो इस तरीके से बायां और दायां वृक्क, समझ रहे हैं। और
वृक्क के ऊपर एक ग्रंथ होती है जो अंतःस्रावी ग्रंथ होती है, जिसको कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथ। अधिवृक्क ग्रंथ से कार्टिन नामक हार्मोन का स्राव होता है, जो कि आपके विशेष रूप से बुजुर्गों में गठिया रोग के लिए उत्तरदायी होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज़, वृक्क का ये सेम के बीज के आकार का होता है, जिसको एकदम देखिए ऊपरी सिरा जो है इसका कार्टेक्स कहलाता है, मध्य का भाग मेडुला कहलाता है, और इसको अगर अनुलंब काट में काटे तो ये पूरा हिस्सा पिरामिड जैसा अंदर का दिखाई देता है। और यहाँ पर वृक्क सिरा से रुधिर इसमें प्रवेश करता है, और यहाँ इसमें छोटी छोटी वृक्क नलिकाएँ होती हैं जिनको नेफ्रॉन कहते हैं। इनकी संख्या लगभग 10 लाख के अबव होती है। ये धीरे धीरे छानने का कार्य करते हैं और अंत में यहाँ से वृक्क से मूत्रवाहिनी द्वारा मूत्राशय में मूत्र एकत्र होता है, जहाँ से समय समय पर मूत्रमार्ग द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये है हमारे वृक्क की संरचना। अब हमारे आप कहेंगे कि उत्सर्जन की इकाई क्या है, तो जो नेफ्रॉन होती है, जो वृक्क में लगभग 10 लाख से अबव ही नलिकाएँ होती हैं, जिनको हम एक वृक्क नलिका या नेफ्रॉन कहते हैं, उसे उत्सर्जन की इकाई कहा जाता है। और इसकी संरचना बड़ी ही जटिल होती है। और एक वृक्क नलिका की संरचना ये मैं आपको देखिए ब्लैक बोर्ड पे बनाया हूँ। इसको ये बराबर परीक्षाओं में भी आता है, इसको याद करने की कोशिश करिएगा। इसकी संरचना में मुख्य भाग ऊपर का हिस्सा होता है, इसके बाद कुंडलित भाग होता है। ऊपरी भाग ये कीप नुमा भाग होता है और निचला भाग ये कुंडलित होता है। कीप नुमा भाग में वृक्क धमनी द्वारा रुधिर जो है अपवाही धमनिका से प्रवेश करता है, और यह अशुद्ध रुधिर इसमें अधिक दबाव के साथ प्रवेश करता है, और यहाँ पर छनने की क्रिया बहुत धीमी गति से होती है। उसका कारण है कि इसमें रुधिर केशिकाओं का बहुत महीन ही जाल होता है, तो छनने की क्रिया बहुत धीमी गति से होती है। इसलिए इसको कहा जाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अति सूक्ष्म निस्पंदन। और इसमें छनने में आप जानिए यूरिया है, जल भी छनता है, कभी कभी प्रोटीन भी छन जाता है, और यूरिक अम्ल है, यूरिक एसिड, ये सारी चीज़ें छनकर इसके नेक के अंदर की जाती हैं। इसमें निचले हिस्से में छोटे छोटे सीलिया जैसे रोए होते हैं, जो इनको बराबर जो है छनने की क्रिया को आगे बढ़ाते रहते हैं। समझ रहे हैं? और ये यूरिया, यूरिक अम्ल, जल, प्रोटीन, तमाम चीज़ें जो छन करके इसकी ग्रीवा में आती हैं, तो यहाँ पे आने के पश्चात ये एक कुंडलित संरचना बनाती है, जिसको कहते हैं हेनले चाप। और रुधिर की जो अपवाही धमनिका द्वारा ये छना हुआ रुधिर पुनः यहाँ से आता हुआ, और ये पूरा ये हेनले चाप के चारों तरफ, जिसको दूरस्थ कुंडलित संरचना भी कहते हैं, इसके चारों तरफ एक रुधिर केशिकाओं का बहुत बड़ा जाल बनाती है। और यह जाल जो आवश्यक पदार्थ इसमें छने रहते हैं, ये इसके ग्रीवा में मतलब वर्ज्य पदार्थ के साथ साथ जो आवश्यक पदार्थ छने रहते हैं, उनको यहाँ पर पुनः वापस किया जाता है, और इसमें रुधिर की नलिकाओं में जो अवशेष वर्ज्य पदार्थ बचे रहते हैं, उनको पुनः यहाँ अवशोषित किया जाता है। इसीलिए इसको सेलेक्टिवली रीएब्जॉर्वेशन कहते हैं। यहाँ चुने ही पदार्थों का पुनः आदान प्रदान होता है। तो ये छना हुआ पदार्थ इस ग्रीवा से होता हुआ, हेनले द्यूप से होता हुआ संग्राहक नलिका, वीडर्स नलिका, और अंत में मूत्राशय में जाकर एकत्र होता है, जहाँ से समय समय पर मूत्र मार्ग द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। और छना हुआ जो रुधिर होता है, ये वृक्क सिरा द्वारा पुनः शरीर को वापस कर दिया जाता है। तो इस तरीके से जो
जल के साथ यूरिया अन्य वेस्ट पदार्थ छने रहते हैं, उन्हीं को मूत्र कहा जाता है। इसमें यूरोक्रोम होता है जिसके कारण उसका रंग हल्का पीला होता है और मानव शरीर एक दिन में लगभग 1.5 से 2 लीटर तक मूत्र का उत्सर्जन करता है। थैंक यू बच्चों, फिर एक बार आगे आपसे मिलेंगे। जय हिंद।